तो एवरीबॉडी वेलकम बैक। तो काल जो हमने पढ़ना है, काल जो है मतलब कि कंप्यूटर एडेड लैंग्वेज लर्निंग, मतलब कि कंप्यूटर की सहायता से हम क्या कर रहे हैं, लैंग्वेज को सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमने ये पढ़ा तो था कि भाई इसकी मदद से हमें, मतलब कि टेक्नोलॉजी की मदद से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस डालते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी लैंग्वेज को सीख सकते हैं, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे प्रोनाउंसिएशन हो, चाहे हम इंटरनेट की मदद से कोई टेक्स्ट को रीड करना हो, गेम्स हो, पजल्स हो, वेबसाइट्स हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लैंग्वेज को सीखते हैं। पर अगर हम बात करें इसके फेजेस की, तो मतलब इसकी हिस्ट्री की बात करें, तो ये 3 भागों में डिवाइडेड है। एक होता है बिहेवियरिस्ट, ठीक है, जिसमें बिहेवियर को चेक किया गया, मतलब कि बिहेवियर को चेंज करने की बात की गई। दूसरा हमारा आता है कम्युनिकेटिव कॉल, और तीसरा हमारा आता है इंटीग्रेटिव कॉल। तो इसकी जो ब्रीफ हिस्ट्री है, मतलब कि ये 3 भागों में डिवाइडेड है। जो कंप्यूटर की सहायता से जो हम लैंग्वेज को सीखने का प्रयास कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम रेंज ऑफ प्रोसेसेस, मतलब कि बहुत सारे तरीके, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम कैसे कर सकते हैं, कंप्यूटर में उसको ऐड करके हम सीख सकते हैं। टीचर क्या करता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इसमें इनबिल्ट करता है, और क्या करता है, इसका इस्तेमाल करता है फॉर द लर्निंग, ठीक है, लर्निंग पर्पस के लिए। बच्चे को अगर कोई लेसन प्लान पढ़ाना है, कोई मटेरियल तैयार करना है, तो क्या करना है, कंप्यूटर की सहायता लेगा टीचर। आज के टाइम में कंप्यूटर की सहायता एक हाईटेक में चला गया, मतलब कि हाइपर मीडिया के रूप में हम उसका इस्तेमाल करते हैं। मल्टीमीडिया मतलब कि जिसमें हमारा टेक्स्ट भी आ रहा है, एनिमेशन भी आ रही है, वीडियो भी आ रही है, सीडी रोम भी आ रहे हैं, मतलब कि कई चीज़ें हैं जिसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पर ऐसा तो नहीं है कि इसको पहले ही मल्टीमीडिया आ गया था, या फिर इंटरनेट आ गया था, कनेक्शंस आ गया था, या फिर, है ना। तो पहले के टाइम में कंप्यूटर की इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई थी। तो ये जो फेजेस हैं उसकी डेवलपमेंट डेकेड्स में हुई है। जैसे कि अगर हम बात करें, बिहेवियरिस्टिक कॉल है, वो 60s से चालू हुआ है। एक तरीके का अप्रॉक्स लेके चलता है कि भाई 60s में ये शुरू हुआ था। तो हम क्या कर सकते हैं, रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ या फिर प्रोसेसेस इसमें इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्टिविटीज़ करवाते हैं कंप्यूटर की मदद से, टीचिंग पर कर सकते हैं, लर्निंग भी कर सकते हैं। कोई भी नई लैंग्वेज को सीख सकते हैं, किसकी हेल्प से, कंप्यूटर की हेल्प से, ठीक है। तो हिस्ट्री जो है काल की, वो 3 भागों में डिवाइडेड है, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग है, मतलब कि टेक्नोलॉजी कैसे परिवर्तन हुआ, मतलब कि टेक्नोलॉजी में कितनी एडवांसमेंट हुई, लैंग्वेज थ्योरीज बनी, उसमें उसमें रिसर्च की गई, और उसमें एप्लीकेशन करके देखी गई, क्या क्या ये पॉसिबल है, क्या इससे हम लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो बहुत सारे प्रैक्टिकल करने के बाद हमें ये 3 भागों में, हम 3 फेजेस में इसकी हिस्ट्री को जानते हैं, काल की हिस्ट्री को। तो काल कंप्यूटर असिस्टिव या फिर कंप्यूटर एडेड लैंग्वेज लर्निंग हो गया, और काल्ट हो गया कंप्यूटर एडेड लैंग्वेज टीचिंग, कि टीचर कैसे टीचिंग करेगा कंप्यूटर की मदद से। यहाँ पे हम लर्निंग की बात कर रहे हैं। तो लर्निंग में क्या सीखेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो ड्रिल प्रैक्टिस करेगा, कोई भी एक्सरसाइजेज होती हैं बहुत ज़्यादा, तो उसका प्रैक्टिस करेगा, पजल्स गेम्स को खेलेगा, है ना, ड्रिल प्रैक्टिस करेगा। तो 3 फेजेस में इसको डिवाइड किया गया है। एक होता है बिहेवियर के बेसिस पे, हमें बिहेवियर में चेंजेस लाने हैं बच्चे के। तो व्यवहार में उसके जो है, वो सुनना शुरू करेगा, या फिर उसको बोलना, एक्सप्रेस करना शुरू करेगा वो, क्योंकि जितना वो वर्ड सुनेगा उसको अपने व्यवहार में भी तो लाएगा। फिर कम्युनिकेट करेगा, उसको ही कम्युनिकेशन करेगा। फिर इस तरह से इंटीग्रेट करेंगे, हम क्या करेंगे, इन दोनों का ही इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिव काल कहलाता है। अब नेक्स्ट इसमें आता है, इस काल से हम क्या करते हैं, मतलब जो काल है वो डेवलप हुआ है। ये एक दिन में आज हम पढ़ रहे हैं, है ना, 2024 में पढ़ रहे हैं, तो आज ही नहीं हो गया डेवलप। ये समय के साथ ये इंक्रीज़ हुआ है या फिर डेवलप हुआ है। ओवर द लास्ट 30 ईयर्स में ये डेवलपमेंट हुई है इसकी ज़्यादा। दिस डेवलपमेंट कैन बी कैटेगराइज इनटू 3 सब पार्ट्स, है ना, 3 फेसेस में। पहला जो पार्ट है वो बिहेवियरिस्टिक या फिर स्ट्रक्चरल कॉल कहते हैं। 1950s में इसको क्या किया था, इस कंसेप्ट को लाया गया था कि भाई जो है
कंप्यूटर की मदद से हमें क्या करनी है, लैंग्वेज को सिखाना है बच्चे को। तो 1950s में इसका कंसेप्ट पहले आया। फिर इसका जो मतलब कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन की जब बातचीत ही हो रही थी कि इसका होना चाहिए या फिर इसका डिस्कशन हो ही रहा था, तो क्या हुआ, 1960 को इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। 70s तक ये चला, है ना। और फिर मतलब बहुत सारे बिहेवियरिस्ट इसको सपोर्ट करते थे, यार हाँ सही है, ड्रिल करवा रहे हैं, कोई भी चीज़ को इंस्ट्रक्शंस टीचर ने डेवलप करे, कोई भी एक्सपर्ट के इंस्ट्रक्शन उस कंप्यूटर के अंदर फिट कर दिए, कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस उसको ही आपने ऑन करना है और सुनते जाना है हेडसेट के थ्रू, ठीक है, चाहे वो रिकॉर्डिंग हो, है ना। हेडसेट नहीं थे पहले, ठीक है। तो रिपीटेटिव इस प्रोग्राम्स में क्या होता था कि रिपीटेटिवली हमने क्या करना होता था, लैंग्वेज को सुनना होता था और उसको फिर बोल के देखना होता था। इस काल को बिहेवियरिस्ट क्या करते थे, सपोर्ट करते थे। बिहेवियरिस्ट क्या कहते हैं कि जो बिहेवियर में कंडीशनिंग कर दी ना किसी बच्चे की, तो वो उसकी मतलब उसके जीवन में आ जाती है वो चीज़। अगर हम उसको बार 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 वही चीज़ करवाएंगे तो वो बच्चे को लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट तक याद रहती है। कोई भी चीज़ अगर हमने बचपन में बड़ी होगी, आज भी कुछ चीज़ें हमें याद हैं, क्यों, क्योंकि हमें इतना रटवाया गया, उसको रोट करवाया गया, या फिर प्रैक्टिस कह सकते हैं कि जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमें आज तक वो रेलिवेंसी रखता है। तो एक तरीके का क्या हुआ कि कंप्यूटर को एज अ ट्विटर की तरह इसमें इस्तेमाल किया गया, ठीक है। एक तो कंप्यूटर का इस्तेमाल जब हम कर रहे थे इसको, तो कंप्यूटर क्या करता था, बहुत सारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता था, मटेरियल होता था, वो स्टूडेंट को देता था, उसको हेल्प करता था, ठीक है। ड्रिल प्रैक्टिस कंटिन्यूसली होती रहती थी बच्चे की। और वो अगर हम देखें ना, ड्रिल जो आज भी कहीं ना कहीं हम देखते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ को सीखने के लिए हम बार बार वो चीज़ सुन रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ही हमें वो चीज़ आती है। हम भी कोई मतलब एग्ज़ाम लिखना हो, ठीक है, हम बार बार लिख के नहीं देखेंगे तो हमारी जो स्पीड है वो नहीं इंक्रीज़ होगी, तो प्रैक्टिस तो वहाँ पे भी चलती है। तो ड्रिल करने का जो कॉन्सेप्ट है वो आज भी रेलिवेंसी रखता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो कोई भी चीज़, अब इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ फ़ायदे इसके हम गिनवा लेते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि कोई चीज़ हम बार बार सुन रहे हैं कान में, वो वही चीज़ बार बार रिपीटेटिवली हम क्या कर रहे हैं, उसको सुन रहे हैं, सेम मटेरियल को गो थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। अब देखो, कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, ठीक है, काल के बारे में ही अगर आप पढ़ रहे हो, तो आपने यहाँ यूट्यूब से देखा, थोड़ा थोड़ा आपने गूगल से देखा, थोड़ा वेबसाइट से सर्च किया, तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से आपने पढ़ा, तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर एक ही वीडियो आप देखोगे ध्यान से, 2-3 बार देख लोगे, तो आपको वो दिमाग में फिट हो जाएगी चीज़, ठीक है। तो यही यहाँ से मतलब पता चलता है कि सेम मटेरियल को गो थ्रू करेंगे तो उससे हमारा जो लर्निंग है वो इफ़ेक्टिव होती है। रिपीटेटिव लैंग्वेज ड्रिल्स की जाती हैं, मतलब कि जो इंस्ट्रक्शंस जो भरे गए हैं उसको बार बार सुना जाता है, फिर प्रैक्टिस किया जाता है, जैसे कि लैंग्वेज लैब्स में होता है। इसका थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कंप्यूटर डील फॉर कैरिंग रिपीटेटिव ड्रिल्स। अब इसमें बताया गया है कि जो कंप्यूटर होता है ना, वो मशीन होती है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी बार बोला जा रहा है ना, ड्रिल कितनी बार किया जा रहा है, उसको कोई थकावट नहीं हो रही है, कोई वो, अगर बस वो ठीक हो, बस ठीक है, मेंटेनेंस करनी पड़ती है उसकी, वो हो उसकी, तो एक तरीके का वो बोर्डम फील नहीं करता बार बार बोलने से। पर टीचर को बोलोगे कि वही चीज़ आप बार बार रिपीटेटिवली बोलो, तो वो टीचर भी बोर हो जाता है ना, वही चीज़ बार बार नहीं समझा सकता। तो कहने का मतलब है कि एक कंप्यूटर एक ट्विटर की तरह काम करता है, रिपीटेटिव ड्रिल की तरह काम करता है, हमें बोर नहीं करने देता, हम सेम मटेरियल को 20 बार देख सकते हैं, और जजमेंट मतलब हमें फीडबैक देता है, हमें बता देता है कि तुम्हारा यहाँ पे गलत हो रहा है, फिर से प्रैक्टिस करो, फिर से। जैसे हम टेस्ट सीरीज़ देते हैं तो हमें उसमें बहुत सारे टेस्ट लगा के देखते हैं, बार बार हमें नहीं समझ में आ रहा है, हमारे गलत हो रहे हैं, हमें गलत बताता है, फीडबैक देता है हमें, ठीक है। तो कंप्यूटर जो है वो एक तरीके का इंडिविजुअल के बेसिस पे क्या करता है, मटेरियल को प्रोवाइड करता है, इंडिविजुअलाइज्ड बेसिस है, मतलब कि इंडिविजुअल खुद उसको बटन को दबाएगा तो ही चलेगा वो, है ना। तो वो अपने तरीके से चला सकता है, स्टूडेंट को प्रोसीड करता है कि अपने तरीके से ऑन पेस पे क्या करे, अपनी क्लासेस ले सकता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, गेम्स खेल सकता है, पजल्स खेल सकता है। तो मतलब एक तरीके का आप ये जो बिहेवियरिस्टिक कॉल है ना,
ये हमारे बिहेवियर के ऊपर निर्भर करता है कि हमारा बिहेवियर में परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहा है, कि हमारा मतलब कि जो हम सीखना चाहते हैं, जो टीचर सिखाना चाहता है, तो उसके बिहेवियर में ही चेंजेस आ जाते हैं उसको बार बार सुनने से। यही है इसकी कुछ इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो कॉल यही है। अगर हम इसकी थोड़ी डिसएडवांटेज की भी बात करें तो यही है कि कोई भी चीज़ को हम बार बार देखेंगे, वो कहीं ना कहीं बोर्डम फील हो जाती है, कहीं ना कहीं वो मेंटेनेंस, अगर कंप्यूटर ही ठीक नहीं हुआ तो हम कैसे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसकी मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, महंगा होता है कंप्यूटर, हम इतने जल्दी उसको वो नहीं कर सकते, और यही इसकी डिसएडवांटेजेस हो जाएंगी। कम्युनिकेटिव कॉल होता है जो सेकंड फेज था। कहते हैं कि जो 1960 तक ये चला, फिर उन लोगों ने कहा कि यार ये नहीं है बिल्कुल सही भी, बिहेवियर अगर चेंज करते रहेंगे तो क्या ही मतलब है, दिमाग का इस्तेमाल किया ही नहीं, है ना। तो कॉग्निटिव जो डोमेन वाले जो भी थियरिस्ट हैं वो कहते हैं कि भाई कॉग्निशन का इस्तेमाल करवाना चाहिए ना बच्चों का, थिंकिंग प्रोसेस, क्रिटिकल थिंकिंग, वो अपना क्रिएटिव दिमाग इस्तेमाल कर पाएँ, अपना कॉग्निशन का इस्तेमाल कर पाएँ। तो कम्युनिकेटिव कॉल जो था वो दिमाग के ऊपर मतलब बेस्ड था कि बच्चे का दिमाग खुले, वो खुद का दिमाग यूज़ कर पाए। ये नहीं है कि कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिए वही उसको रिपीट करे जा रहा है, वो अपना दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, एक्टिव लर्निंग ही नहीं हो रही उसकी, वो वही जो है रिपीटेटिवली उसी को रिपीट कर रहा है और बोले जा रहा है ना। तो ये इनको अपोज लगा, मतलब कि ये अच्छा नहीं लगा उनको। कम्युनिकेटिव कॉल जो थे वो कहते थे कि ये कम्युनिकेशन के ऊपर बेस्ड था, कि मतलब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से कम्युनिकेट करवाओ, एक्सप्रेस करवाओ उनसे जो भी वो सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, है ना, जो भी उनकी डेली लाइफ्स के रिलेटेड हैं। जैसे कि हम लैब्स में देखते हैं कि जैसे स्पीकिंग, जब बच्चे को स्कैफोल्डिंग स्पीकिंग की तरफ देते हैं टीचर, कि मतलब कि स्पीकिंग अगर बच्चे की पढ़ानी है तो पहले उसको वर्ड्स सुनाए जाएंगे, कुछ वर्ड्स सुनाए जाएंगे, फिर उनके बारे में, उनकी निजी लाइफ के बारे में पूछा जाता है कि अपनी लाइफ के बारे में 2-3 सेंटेंस बताओ। फिर उनको इतना कंफर्टेबल रिलैक्स माहौल दिया जाता है। तो ये रिलैक्स माहौल जो है वो कम्युनिकेटिव कॉल का ही है। तो कहने का मतलब है कि ये 1970s में ये क्या हुआ, आया, ये कॉल आया, और इसमें इसमें ये कहा गया, अंडरवुड ने ये दिया था, अंडरवुड जॉन अंडरवुड ने दिया था, जॉन अंडरवुड 1984 में। ये इन्होंने कहा कि भाई कम्युनिकेटिव कॉल को लाया जाना चाहिए, क्योंकि जो ड्रिल और प्रैक्टिस जो चीज़ हो रही है बिहेवियरिस्ट, ये चीज़ अच्छी नहीं है किसी भी व्यक्ति के लिए, उसकी संज्ञान का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। तो इन्होंने कहा कि भाई दिमाग का भी इस्तेमाल करवाओ बच्चे का, और इस अप्रोच को जो है ड्रिल और प्रैक्टिस प्रोग्राम्स को कम करो, और ऑथेंटिक कम्युनिकेशन करवाओ बच्चे की, कम्युनिकेशन एक्सप्रेसिव क्वालिटीज़ को बढ़ाओ। ठीक है, जिसमें कंप्यूटर कुछ सवाल करे, वो एक्सप्रेस करे अपने आप को, है ना, इस तरह से कुछ करवाओ। ये जो हमने बात करी थी कि अंडरवुड ने दिया, और इन्होंने कहा कि कम्युनिकेशन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इन्होंने कहा कि कॉग्निशन थियोरी के ऊपर बेस्ड था ये, कि जिसमें दिमाग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अपने दिमाग में इस्तेमाल मतलब थिंकिंग लगे, जिसमें हमारी एवेलुएटिंग क्रिटिकल थिंकिंग लगे, जिसमें हम एनालिसिस कर रहे हैं, सिंथेसिस कर रहे हैं, कुछ मतलब बेसिक स्किल्स होती हैं जो लगे, जिसमें हम मेमोराइज को छोड़ के हम थिंकिंग कर रहे हैं, एवेलुएट कर रहे हैं, है ना, कुछ ऐसी स्किल्स जो कॉग्निशन मांगती हैं। कॉग्निशन जिसमें हम क्रिएट करते हैं, कोई भी चीज़ को डिस्कवर करने का प्रयास करते हैं, ठीक है, पता लगाने का प्रयास करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। कुछ पजल्स दिए होते हैं, गेम्स होती हैं, उसमें से कुछ एरर्स होते हैं तो उसको अरेंज करना होता है, कुछ एक्सरसाइजेज दी गई। जो इसमें बताया गया कि जो ग्रामर है ना, आपको इम्प्लिसिटली पढ़ानी है। इम्प्लिसिटली मतलब कि कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हमें स्पेसिफिक रूल्स की तरफ जाना है। डायरेक्ट हम अगर बच्चे को रूल्स बता देंगे ना, डायरेक्ट बता देंगे ये रूल होता है, फिट करके दिखाओ, तो बच्चा जो है वो इंग्लिश सीख ही नहीं पाएगा, लैंग्वेज सीख ही नहीं पाएगा, स्किल्स सीख ही नहीं पाएगा। तो कहने का मतलब है कि इनडायरेक्टली पढ़ाना है, इंडक्टिवली पढ़ाना है, डिडक्टिवली नहीं पढ़ाना है। जैसे बच्चों को पहले एग्जाम्पल्स के थ्रू हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर की तरफ लेके जाते हैं, वैसे ही इसमें क्या किया गया है कि ग्रामर को इम्प्लिसिटली पढ़ाना है। स्पेलिंग याद कर लेना, या फिर ऐसे लिख देना कि इनडायरेक्टली टीच ग्रामर। तो ग्रामर जो है वो बच्चा डायरेक्टली ना पढ़ाया जाए, उसको इनडायरेक्टली एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइजेज दी जाए, सो दैट कि वो उसको सॉल्व करते हुए उसे लास्ट तक जब वो पहुँचे तो उसे पता चले ये तो एक स्ट्रक्चर था,
ये तो एक सेंटेंस पढ़ रहे थे, ये तो नरेशन था, ये तो टेंस था, इस तरह से। ठीक है, तो इनकरेज किया गया कि बच्चे को बताया, मतलब इनकरेज करो कि भाई अपने खुद के सेंटेंस बनाओ, कि एक वर्ड दे दिया, इसमें सेंटेंस क्रिएट करो अपना, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में। और इसमें ये किया गया था कि कोई जज नहीं करना है बच्चे को, कोई मिस्टेक कर रहा है करने दो, ठीक है। इवेलुएट एवरीथिंग द स्टूडेंट, नॉट रिवार्ड देम विद मतलब कि अगर आपने सही किया तो बहुत शाबाशी देने लगे, और अगर नहीं हुआ उसका सही, करेक्ट नहीं हुआ तो जज करने लगे, तो ये टीचर के गुण नहीं होते हैं, ठीक है। अवॉइड टेलिंग स्टूडेंट्स कि वो रॉन्ग है, ठीक है। बच्चों को ये मत बोलो कि तुम तो गलत ही करते हो, तुम्हारा तो सही होता ही नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी रखो थोड़ा, उनके रिस्पॉन्सेज अलग हो सकते हैं, हमें उनकी मतलब एग्जाम्पल को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। जैसे वो एग्जाम्पल बना रहे हैं, सेंटेंस क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा एटमॉस्फेयर दो बच्चे को, टारगेट लैंग्वेज वो सीख पाए, ठीक है। ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करो, ये नहीं है कि मतलब डरा दिया बच्चे को तो बच्चा अब बोल ही नहीं पा रहा है, तो ऐसा क्रिएट करो इन्वायरमेंट, ताकि वो अपने आप को नेचुरल इन्वायरमेंट में ऐसा फील करे कि मैं नेचुरल इन्वायरमेंट में हूँ और मैं अपने तरीके से सीख सकता हूँ, अपनी स्पीड के हिसाब से सीख सकता हूँ। ये था हमारा कम्युनिकेटिव कॉल। अब इसमें क्या मेजर फोकस किया गया है कि कम्युनिकेट करके बताना है, सेंटेंस बच्चों को बनाने सिखाने हैं, बच्चा क्रिएट कर रहा है, कुछ अपना बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है, तो मतलब एक तरीके का क्या है, ये जो काल था वो कम्युनिकेटिव था, मतलब कि जिसमें भाषा बोली जा रही है, इसमें सिर्फ जो बता दिया वो नहीं किया जा रहा, इसमें अपना भी इस्तेमाल किया जा रहा है, अपने भेजे का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये था हमारा क्या, कम्युनिकेटिव कॉल। थर्ड वन इज़ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जो कि हम देख रहे हैं कि जो हमारा जो ये फेज़ था वो 80s तक चला। 80s के बाद उन्होंने कहा ये भी नहीं चलेगा। अब इसमें क्या है कि ना हमारी राइटिंग स्किल्स बढ़ रही हैं, ना कुछ और स्किल्स बढ़ रही हैं, ड्रिल प्रैक्टिस भी हमें ज़रूरत है, क्योंकि कुछ बच्चों को अलग अलग तरीके से समझ में आता है, कुछ बच्चों को इंस्ट्रक्शन या फिर क्रिएटिव नहीं हो पाता है बच्चों से, है ना। अब अलग अलग लर्नर्स हैं, तो सबको ही इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट मतलब समायोजित करना, मतलब कि एक तरीके का सबको मिलाना। तो इसमें जो ये ड्रिल था, जिसमें ड्रिलिंग थी, उसको भी मिला लो और साथ में कम्युनिकेटिव अप्रोच को भी मिला लो। दोनों को जब मिला के हम इसमें और ऐड कर देते हैं, चार चांद लगा देते हैं इंटरनेट का भी, इसमें न्यू टेक्नोलॉजी हो रही है, न्यू चीज़ें जो आ रही हैं, इंटरनेट हो गया, साथ ही मल्टीमीडिया हो गया, जिसमें बहुत सारी वेबसाइट्स बन गई, जिसमें टीचर अपना कंटेंट बनाता है, लर्नर बहुत सारे अपनी रिकॉर्डिंग करके अपनी आप को ही सुनते हैं, ड्रिल प्रैक्टिस के माध्यम से, या फिर बहुत सारी एप्लीकेशंस जो हैं वो इसमें इस्तेमाल की जाती हैं, सो दैट कि एक इंसान जो भी बच्चा है या फिर लर्नर है वो क्या करे, लैंग्वेज को सीख पाए, किसकी मदद से, कंप्यूटर की प्रोग्राम्स की मदद से। तो इंटीग्रेटिव कॉल जो वो 2000 से आया, ठीक है। इसमें ड्रिल जो थी वो स्ट्रक्चरल अप्रोच की थी, है ना, उसको भी फॉलो किया गया, और कम्युनिकेटिव की जो स्किल थी जिसमें हमने कम्युनिकेट करना था उसको भी इन्वॉल्व किया गया। ये सेकंड फेज़ जो था, जिसमें बताया गया कि भाई नंबर ऑफ़ सिचुएशन बच्चे को प्रेजेंट की जाती थी और उससे बच्चा बोलना सीख रहा था। इंटीग्रेटिव कॉल जो था, इसमें दो इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट हुई, मतलब कि हम लास्ट डिकेड से देखते हैं कि एक मिनट, तो एक तरीके का हम क्या करते हैं, मल्टीमीडिया कंप्यूटर्स का इस्तेमाल और इंटरनेट, मतलब कि मल्टीमीडिया कंप्यूटर मतलब कि जिसमें ग्राफ्स हैं, जिसमें टेक्स्ट हैं, जिसमें पिक्चर्स आ रही हैं, एनिमेशंस आ रही हैं, सिमुलेशंस हो रही हैं, नई नई मॉडल्स टेक्निक्स उसमें आ रही हैं, सॉफ्टवेयर्स हो रहे हैं, मतलब एक तरीके का न्यू जो भी सॉफ्टवेयर्स बन रहे हैं जो कि हमारी लर्निंग लैंग्वेज में काम आ रहे हैं, उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं किसमें, लैंग्वेज को सीखने में, और इंटरनेट का मदद ले रहे हैं। इंटरनेट का मदद मतलब कि बहुत सारी वेबसाइट्स लिंक्स होते हैं जो कि हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिव कॉल में ये बताया गया कि भाई जिसमें मल्टीमीडिया कंप्यूटर का भी इस्तेमाल किया गया और इंटरनेट का भी इस्तेमाल किया गया। इस टेक्नोलॉजी में क्या किया गया, जो भी हमारी जो मल्टीमीडिया का टेक्नोलॉजी है, जिसमें CD रोम्स आते हैं, CD रोम्स में मतलब कि जिसमें हमारे मीडिया वो सारी टेक्स्ट हो गए, ग्राफ हो गया, ग्राफिक्स हो गए, साउंड हो गई, एनिमेशन हो गया, वीडियो हो गया, ये आपने लिखना है पेपर में, ठीक है। तो इन सब का
यूज़ किया गया, इसको इंक्लिनेट किया गया किसमें, कंप्यूटर के अंदर। आप देखोगे जो पुराने कंप्यूटर जो होते हैं टीवी टाइप्स के होते हैं, जिसमें ये सब नहीं होता था, इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता था, जिसमें सिर्फ MS वर्ड हो गया ज़्यादा से ज़्यादा और कुछ भी नहीं होता था, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि कंप्यूटर में एडवांसमेंट आई, टेक्नोलॉजी में फीचर्स अपडेट किए गए। आप देखते हो कि हर साल हर जो मतलब कि जो आईफोन होता है उसमें चेंजेस आते हैं, उसके फीचर्स में चेंजेस आते हैं। क्यों? टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ रही है, धीरे 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 न्यू फीचर्स उसमें ऐड ऑन हो रहे हैं, सो दैट कि उसका जो फ़ायदा है वो लार्ज नंबर ऑफ द पीपल्स कैन उसको एक्सेस कर पाए। तो कहने का मतलब है एक सिंगल मशीन के अंदर जब हम देखते हैं कि बहुत सारे फीचर्स देख रहे हैं, तो टीचर क्या करता है, इसका इस्तेमाल करता है किसमें, लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए, बच्चे को अच्छे से मल्टीमीडिया का इस्तेमाल करने में। और जब ये जो मल्टीमीडिया है, मल्टीमीडिया मतलब कि इसमें सब कुछ ही आ गया आपका, ठीक है। जैसे हम हमारा चलता फिरता मल्टीमीडिया क्या है, फ़ोन है, ठीक है, जिसमें हर चीज़ है आपकी। आप इसमें हर चीज़ कर सकते हैं, फ़ोन से लेके आपकी PPT बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ना। तो मतलब एक तरीके का हम क्या कर रहे हैं, मल्टीमीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी आज के टाइम में। इसका इस्तेमाल करके हम क्या कर रहे हैं, लैंग्वेज को सीखने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे तरीके इसमें हो गए। अब टीचर क्या कर रहा है कि कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट का प्रयोग कर रहा है, बहुत सारी वेबसाइट्स लिंक डाल देता है ना। और इस तरह से बहुत सारे मटेरियल, बहुत सारी वेबसाइट्स का इस्तेमाल करके एक इफ़ेक्टिव लेसन प्लान को तैयार करता है। अपनी जो मटेरियल है उसका इस्तेमाल, मतलब एक मटेरियल जो भी बना रहा है ना वो उसका ध्यानपूर्वक क्या ऑथेंटिक है ना। कोई चीज़ कोई कॉन्सेप्ट्स है जो इजीली नहीं समझ में आते, वीडियो के थ्रू ही समझ में आते हैं, तो टीचर क्या करता है, इस मल्टीमीडिया का इस्तेमाल करके लैंग्वेज को सिखाने का प्रयास करता है। इससे क्या होता है कि जो मल्टीमीडिया रिसोर्सेज हैं उस लिंक करके और क्या करता है, लर्नर को देता है, और एक अच्छा पाथ होता है जिससे कि सिर्फ माउस पे क्लिक करना है और आपके सामने पूरी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, इस तरह से। और ये मोस्ट रीसेंट है, ये अगर कोरोना नहीं आया होता तो शायद आज इतना सस्ता इंटरनेट नहीं होता, ठीक है। क्योंकि सारी ही एजुकेशन हम देखते हैं कितनी एडवांसमेंट हुई इन 5 सालों में। हर टीचर जिसको मतलब स्मार्ट क्लास के बारे में पता नहीं था, डिजिटल बोर्ड के बारे में नहीं पता था, कैसे हम डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, कैसे हम इसमें बहुत सारी वीडियोस PPTs कैसे बनाते हैं, कैसे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके हम कैसे अपना जो लेसन प्लान है उसको इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, कैसे इसका इस्तेमाल करना है ना। बहुत सारी प्रोजेक्टर का कैसे इस्तेमाल करना, ये ईज़िली किसने सिखा दिया, कोरोना ने। शायद अगर कोरोना नहीं होता तो शायद आज इतना इंक्लिनेशन आज भी हमें नहीं मिलता कहीं पे भी। तो कहने का मतलब है कि कोरोना का एक फ़ायदा भी हुआ है। कहने का मतलब है कि ये रीसेंट है, इससे हम लैंग्वेज को सीख सकते हैं। इंटीग्रेटिव जो इस टेक्नोलॉजी से क्या हो रहा है कि लैंग्वेज को पढ़ा भी सकते हैं, ना सिर्फ लर्न कर सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं हम। जैसे कि मैंने अभी बात की कि बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, डिजिटल बोर्ड जिनको चलाना नहीं आता था उन्होंने वो चलाना सीखा है, और उसमें पेन अपना स्टेंसिल कैसे यूज़ करते हैं, कैसे हमने PPT बनानी है, उसमें सेव कर सकते हैं मटेरियल, जो भी कंटेंट पढ़ाया उसको वीडियो फॉर्म में रख सकते हैं। और भी बहुत सारी प्रैक्टिस असेसमेंट या फिर कह लो कि करिकुलम फ्रेम करना, बच्चे की अटेंडेंस, हर चीज़ हम क्या कर सकते हैं, डिजिटलाइज कर सकते हैं। हर चीज़ बच्चे की, जैसे कि बच्चा क्लास में आया नहीं आया उसकी अटेंडेंस, हर मतलब इससे क्या हो रहा है कि जो समय है ना टीचर का वो सेव हो रहा है, इंटरेक्शन का ज़्यादा समय मिल रहा है। पर क्या होता है ना कि हम जब कंप्यूटर देख रहे हैं, हमारे पास फ़ोन है, तो हम क्या करते हैं, टीचर से कनेक्ट ही छोड़ देते हैं कि अब कंप्यूटर तो है तो अब क्या ज़रूरत है टीचर से बात करने की। तो कहने का मतलब है कि अगर टीचर यहाँ पे रहेगा तो आपको बताता रहेगा कि इस तरह से आपको चलना है, आपकी डायरेक्शन ये है, आपका गोल ये है, ऑब्जेक्टिव ये है, और इस तरह से अगर हम खुद पे निर्भर हो जाएंगे ना, सीधा हम कंप्यूटर पे ही निर्भर हो जाएंगे या फिर फ़ोन पे ही निर्भर हो जाएंगे, तो हमारी जो लर्निंग है वो मतलब कि करेक्ट वे में ट्रैक में नहीं रहती। तो टीचर की कनेक्शन से क्या होता है कि एक बच्चे को पता रहता है कि कहाँ तक हमें इसका इस्तेमाल करना है, कैसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो इसमें हमने यही देखा कि जो टीचर है वो कॉग्निशन से, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज से हम क्या कर रहे हैं, सोशियो कॉग्निटिव व्यू पे आ गए। मतलब कि इसमें क्या हो रहा है, लैंग्वेज को ना सिर्फ बुद्धि को बढ़ाने के लिए, ना सिर्फ कम्युनिकेटिव कॉल जिसमें बच्चा सिर्फ बोल रहा है, बल्कि बहुत सारे सोशल मीडिया के साथ कनेक्ट करके, बहुत सारी मीडिया कम्युनिटी के साथ कनेक्ट करके क्या कर रहा है, अपने संज्ञान का इस्तेमाल कर रहा है, मतलब कि बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है। अब इसमें जो बच्चे की जो क्रिएटिविटी है वो कहीं ना कहीं हैम्पर होगी। मल्टीमीडिया जो है वो क्या करता है, नेटवर्क्स उसमें होते हैं कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन वी कैन गेट फ्रॉम द इंटरनेट, है ना। कम्युनिकेटिव एंड पब्लिश टूल्स जो कि हर स्टूडेंट के लिए काम आते हैं। हाइपर मीडिया वही है जिसमें हर प्रकार का सोशल मीडिया कंटेंट हो गया, यूट्यूब जो भी है वो हो गया, और लिंक हो गए, वेबसाइट, ऑथेंटिक वेबसाइट्स हो गई। ये नहीं है कि कुछ भी, मतलब कोई भी वेबसाइट आपने सेलेक्ट की और पढ़ना शुरू कर दिया, नहीं। एक ऑथेंटिक वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे टीचर अपने मटेरियल्स को फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। वेब 2.2 टूल्स होते हैं जो कि उसका इस्तेमाल करके टीचर लैंग्वेज के जो करिकुलम है उसको बनाता है, इंस्ट्रक्शन डेवलप करता है, बाकायदा बच्चों के सामने उसको पेश भी करता है क्लास के अंदर। बच्चों को बोलता है कि आप बनाओ, पीपीटीज बनाओ, तैयार करो, अपना कंटेंट क्रिएट करो। इस तरह से क्या करता है, लर्निंग इन्वायरमेंट बनता है क्लास के अंदर। लिसनिंग विद सीइंग, मतलब अब जो हम सिर्फ लिसन नहीं करते, हम देखते भी हैं, और अपने रियल वर्ल्ड में कैसे हमें इसका इस्तेमाल करना है, कैसे इसका प्रयोग करना है, हम सारा कुछ कर सकते हैं। स्किल्स जो हैं वो इंटीग्रेटेड वे में ही सिखाई जाएँ तो अच्छा है। जैसे कि सिर्फ LSRW, तो हमारा जो W है, राइटिंग स्किल्स है, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, रादर कि हम देखते हैं कि बच्चे की जो लिसनिंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग है, वो बिल्कुल ही फोकस नहीं होती है। तो कहने का मतलब है कि इसमें जो कंप्यूटर है ना, इसमें हम लिसनिंग भी, स्पीकिंग भी, रीडिंग भी, राइटिंग भी, चारों इंटीग्रेटेड वे में क्या कर रहे हैं, इक्वली इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ठीक है। वैरायटी ऑफ मीडिया का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, अपनी रीडिंग कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं, लिसनिंग कर सकते हैं। एक ही एक्टिविटी में आपको ऑडियो सुनाई दे रही है ना, कोई भी टेक्स्ट का, उसको आप रीड कर सकते हैं। पहले आपने ऑडियो में सुना, फिर आपने रीड किया, फिर आपने उसी में से कुछ वर्ड्स निकाले, खुद का वॉइस से अपने रिकॉर्ड करी और अपनी कॉपी में लिखा। तो इस तरह से आपकी जो चारों की चारों स्किल्स हैं, लिसनिंग से आपने पहले ऑडियो सुनी, इस तरह से आपकी जो लिसनिंग स्किल है, ये जो LSRW है, वो एक ही एक्टिविटी में कंप्लीट हो जाती है। स्टूडेंट क्या करते हैं, अपनी मतलब लर्निंग इससे करते हैं, है ना, अपनी पेस के हिसाब से, अपनी लर्निंग स्टाइल के हिसाब से। इंडिविजुअल पाथ होता है, मतलब कि अब हर बच्चा एक ही स्पीड में ना लर्न कर सकता है। जैसे टीचर ने पढ़ा दिया प्रोज और चला गया, तो इस तरह से मतलब कि हर बच्चे को लगता है कि समझ में आया होगा, नहीं। तो टीचर क्या करता है, उसको पेज देता है अपने हिसाब से, अपने तरीके से वो पढ़े, है ना। बहुत सारे प्रोग्राम्स जो उसको सूटेबल लग रहा है, जो टीचर है उससे आप पढ़ सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स के टीचर्स हैं। आप यूट्यूब पे जाओगे तो आपको अलग वैरायटीज़ के कंटेंट मिल जाएंगे। तो मतलब ओशियन है एक तरीके का। इस तरह से हाइपर मीडिया की मतलब आज के टाइम में इसकी फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, बट डिस्ट्रैक्टिंग पार्ट भी ज़्यादा है, मतलब डिस्ट्रैक्शन भी ज़्यादा ही हो जाती है। हम इसमें ग्रामर सीख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, वोकैबलरी सीख सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है वो सीख सकते हैं, क्वेश्चंस प्रॉम्प्ट दिए जाते हैं बच्चों को, अपने तरीके से अपनी राइटिंग स्किल्स करो। इस तरह से बहुत सारी चीज़ हाइपर मीडिया से सीख सकते हैं। अब इसकी थोड़ी एडवांटेज हम पढ़ लेते हैं। तो इससे क्या होता है, एडवांटेज तो बहुत ईजी है कि हम इससे बंदे को कोई अपने तरीके से पढ़ रहा है, वो लर्निंग स्टाइल इसमें अकम्प्लिश हो रहे हैं। किसी बच्चे को देखकर पसंद आता है, डिफरेंट पिक्चर देख के फिर समझ में आता है, किसी बच्चे को सुन के आ जाता है, तो उनके लर्निंग स्टाइल मीट हो रहे हैं। इंडिविजुअलाइज्ड है, मतलब कि एक व्यक्ति के नीड के हिसाब से क्या हो रहा है, बंदा सीख रहा है। इंटरेस्ट मोटिवेशन बनी रही है, बरकरार है। इफ़ेक्टिव यूज़ कर रहा है लर्निंग का, इमीडिएट फीडबैक हो रहा है, मतलब कि वो जो भी एक्सरसाइजेज आपको दी जा रही हैं कंप्यूटर के अंदर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको फीडबैक मिलता है कि आपका गलत है, एरर आ रहा है, सही है, करेक्ट है।
एरर एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आपका गलत हुआ है तो उसमें नीचे आपका वो बता देता है कि आपको इस तरह से इसको पढ़ना था। आपको गाइडेंस मिलती है, गाइडेड रिपीटेटिव प्रैक्टिस आप कर सकते हो। बहुत सारा मटेरियल आप इसमें गैदर कर सकते हो, है ना, जो आपकी रियल लाइफ में इतना आपको ऑब्जेक्टिव्स नहीं मिलेंगे। अब इतने सारे टीचर्स के साथ मुलाकात आपकी हो सकती थी अगर आप नॉर्मल क्लासरूम में पढ़ रहे होते। आपके पास इंटरनेट नहीं होता, आपके पास आज के टाइम पे इंटरनेट है, एक ही सब्जेक्ट के 20 टीचर्स आपको मिल जाएंगे, वो भी डिफरेंट तरीके से पढ़ाने वाले। तो आप सबको एक एक बार देख सके आप अपने तरीके से क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो, है ना। और डिसएडवांटेज तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, कंप्यूटर्स इजीली अवेलेबल नहीं होते, है ना, हैंडी नहीं होते, मतलब कि हाथ में लेके हम नहीं घूम सकते कंप्यूटर्स को, ठीक है ना। इसकी मेंटेनेंस करवानी पड़ती है टाइमली, और थोड़े इकोनॉमिकल फैक्टर्स की वजह से लोग इसको ले ही नहीं पाते हैं। और ट्रेन टीचर्स जो मतलब अनट्रेन टीचर्स हैं, मतलब कि बहुत सारे टीचर्स जो हैं उनकी जॉब भी चली गई, क्योंकि वो अडाप्ट ही नहीं कर पाए टेक्नोलॉजी के साथ, वो उसका अडॉप्शन ही नहीं कर पाए। तो उनकी जो टीचिंग जो प्रोसेस वो ऑनलाइन कर सकते थे, बहुत सारे एज्ड टीचर हैं वो भी टीचिंग करते हैं ऑनलाइन, बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं। तो कहने का मतलब है कि कुछ टीचर्स को लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, या फिर टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं होता, उनको प्रॉपरली उनको चलाना नहीं आता, कैसे फेलियर मार जाता है, या फिर कहाँ से कैसे इस्तेमाल करना है, मैनेजमेंट कैसे करना है, ऑर्गेनाइज कैसे करना है कंटेंट को, यही नहीं आता। तो ये कहीं ना कहीं उसके लिए एक हानिकारक साबित हो जाता है। एंड इनएबिलिटी टू हैंडल अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस, मान लो कि अचानक से लाइट चली गई, आप पढ़ा रहे थे, आपको कैसे उसको हैंडल करना है, ये सारी की सारी चीज़ें नहीं आती, तो फिर तब भी आपके लिए ये प्रॉब्लम सिद्ध हो सकती है। तो मतलब कि एक तरीके का क्या है, इसके फ़ायदे नुकसान हमने पढ़े, तो यही थे हमारे जो इंटीग्रेटिव काल, और हमारा क्या है बिहेवियरिस्टिक काल, कम्युनिकेटिव काल, ये 3 प्रकार के काल हैं जो कि हमने लिखने हैं पेपर के अंदर। तो आई होप यू विल गेट सम पॉइंट, है ना, रेलिवेंसी फ्रॉम हेयर। तो बाय, टेक केयर, हैव अ